तो ये पत्थर जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये किस दौर के हैं? सुलेमान बादशाह के बेटे के दौर के। यहाँ नीचे शाही बेकरी है। ये उस जगह की नकल है जहाँ ये बर्तन खड़े पाए गए थे। दाऊद के सिपा सलार योआब ने दरअसल इसी फाटक पर अपने दुश्मन को कत्ल किया था। वहाँ से ये और भी बड़े लगते होंगे। ओह हाँ। कमाल है। आज जिस जगह हम जा रहे हैं वो 10वीं सदी कबल अज़ मसीह की है, खुद बादशाह सुलेमान के जमाने की। और ये वही फाटक हो सकता है जहाँ नेहमिया ने लोगों को शरीयत सुनने के लिए जमा किया था। आज हम आपको एक ममनुआ इलाके के अंदर ले जा रहे हैं ताकि आपको ऐसी दरियाफ्तों की एक नायाब झलक दिखाएं जिनमें आप बाइबल मुकद्दस के वाक़यात का हकीकत में तजुर्बा कर सकते हैं। 3000 साल पुरानी बड़ी दीवारों से लेकर इस जगह की वाक़यात तक जो शायद यरूशलेम की शाही बेकरी थी। इस किस्त के आखिर तक हो सकता है कि बाइबल के इन हवाला जात को पढ़ने का आपका नुक्ता नजर बदल जाए। हे सर्जियो, कैसे हो? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्रिस। हेलो रोडा। ये हैं क्रिस्टोफर एम्स, ओफेल खुदाई के मकाम के एरिया सुपरवाइजर, और आज वो हमें इस जगह की एक झलक दिखा रहे हैं जहां आम लोग अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मकाम अहम है। इसराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटी के एक सीनियर एहलकार ने यहाँ के इस निचले इलाके को पूरे इसराइल का सबसे अहम मकाम करार दिया है। यहाँ कोने पर वो जगह है जहाँ हम बाइबली बादशाहत के दौर के ये वाक़यात दरियाफ्त कर रहे हैं, जहाँ से सुलेमान ने अपनी बादशाहत को मजीद शुमाल की तरफ मुंतकिल किया और अपने महलात बनाए। तो ये एक तरह से इंतजामी मरकज है जहाँ से यहूदा की बादशाहत हुक्मरानी करती थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन दफ्तर है, तो मैं सुबह सबसे पहले अपनी मेज यहाँ नीचे रखता हूँ। जरा सोचें, इसराइल की सबसे अहम खुदाई, सुलेमान बादशाह के जमाने का एडमिनिस्ट्रेटिव हब। क्या आप जानते हैं जब भी आप यरूशलेम में इस सड़क पर चलते हैं तो आप कदीम आसार कदीमा के खजाने पर चल रहे होते हैं? मैं नहीं जानती थी। ये नाकाबिले यकीन है। और बात यह है कि अगर आप यरूशलेम में सियाहत के लिए जाते हैं तो आपका इस सड़क पर से गुजरना लाजमी है, क्योंकि ये आपको अहम मकामात के साथ जोड़ती है। तो जब आप इसे देखेंगे आप इसे जरूर पहचान लेंगे। ये दरअसल गेट हाउस है। ये वाहिद दाखिली रास्ता है जो आयरन एज के हवाले से जाना जाता है। तो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, दरअसल ये ओफेल का इलाका कहलाता है। यहाँ इस इलाके में आप ओफेल रोड देख सकते हैं जो हमारे पीछे से गुजर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो शहर की दीवार से बाहर निकलता हुआ एक यादगार किलाबंद बुर्ज है। अभी हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि हम इसी पर खड़े हैं, और इसीलिए सड़क वहाँ मजबूती से कायम है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो वादिये किद्रोन में गिरी हो, क्योंकि इसे सुलेमानी बुर्ज सहारा देता है। ये तो कमाल की बात है। वो दीवार जो सुलेमान बादशाह ने उस वक्त बनाई थी आज भी आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा दे रही है। तो सर्जियो, मेरा ये मानना है कि ये शहर के मरकजी हिस्से में आने जाने का एक रास्ता रहा होगा। ठीक है, तो ये एक दरवाजा है, लेकिन वहाँ पर एक दीवार भी है। बिल्कुल। तो अगर आप वहाँ ऊपर देखें, वो हेरोदीस के दौर की दीवार ठीक है। क्या आपको वहाँ 3 दरवाजे दिख रहे हैं? वहाँ मस्जिद अक्सा के बिल्कुल नीचे 2 दरवाजे हैं और वहाँ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, और ये दूसरी हैकल के दौर का है, हेरोदीस बादशाह के जमाने का। तो आप देखें, ये तमाम अदवार ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आयरन एज का शहर देखने के लिए जो इसके नीचे मौजूद है, इसकी खुदाई करके सब कुछ ऊपर से हटाना पड़ेगा। ठीक है। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। हमने कितनी बार चाहा कि काश हम यहाँ दाखिल हो सके। लगता है वो वक्त आ गया है। हाँ, ये वक्त आ गया और ये क्रिस की वजह से मुमकिन हुआ। जबरदस्त। ये हमारा पहला पड़ाव है। मैं आपको बताता हूँ कि इस इलाके की देखने वाली चीज ये कोना है। ये सब आयरन एज का है। अगर मैं इसकी तारीख की बात करूं तो ये 10वीं सदी कबल अज़ मसीह का है। डॉक्टर इलात मिजार के मुताबिक उन्होंने इस इलाके के ज्यादातर हिस्से को सुलेमान बादशाह के दौर यानी 10वीं सदी से मंसूब किया है। ये कोना आप देख रहे हैं जी। ये गेट के अंदर मौजूद ये कमरा है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि आपको इसराइल में कहीं भी इतने कदीम दौर का इतनी ऊंचाई तक महफूज मुवाद मुश्किल से ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये वही पत्थर हैं जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं और ये सुलेमान के बेटे के दौर के हैं? तो हम 10वीं सदी कबल अज़ मसीह की बात कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये शानदार है। आप शायद दाऊद बादशाह और सुलेमान के बारे में 10वीं सदी 9वीं सदी की पूरी बहस से वाकिफ होंगे। जब भी आपके पास इस तरह के अहम दौर का जिक्र होता है तो हमेशा बहस होती है।
क्रिस यहाँ जिस बहस का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत अहम है। रिवायती नुक्ता नजर जो बाइबली बयान की पैरवी करता है कहता है कि दाऊद और सुलेमान ने 10वीं सदी कबल अज़ मसीह में एक ताकतवर बादशाहत पर हुकूमत की। लो क्रोनोलॉजी व्यू ये कहता है कि इनकी बादशाहत दरअसल 9वीं सदी कबल अज़ मसीह में बहुत छोटी सी थी और ये तजवीज़ करता है कि मुसन्निफीन ने बाद में बाइबल में तरमीम की ताकि दाऊद और सुलेमान की बादशाहत को उससे बड़ा दिखाया जा सके जितनी वो थी। और यही वजह है कि उनका काम बहुत अहम है, क्योंकि बार बार आसार कदीमा के शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं जो बाइबल ने हमेशा से बयान की है। तो जहाँ तक यहाँ हमारी दरियाफ्तों का ताल्लुक है, हम यहाँ से कार्बन के नमूने ले रहे हैं। उम्मीद है इन नई कार्बन डेट्स के साथ इसकी तारीख और ज्यादा मुस्तनद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो पत्थरों की कार्बन डेटिंग आप कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है। आप पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ जानदार चीजों के साथ ही किया जा सकता है। तो आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप पत्थरों के दरमियान से मिट्टी निकाल सकते हैं जब तक कि आप बिन छुए असल मुआ तक ना पहुंच जाएं। अभी पिछले कुछ ही दिनों की बात है कि यहाँ एक स्पेशलिस्ट आई थी। वो मसूर के बीज, जौ के बीज और गंदुम के बीज हासिल करने में कामयाब रही। ये मेरा शोबा नहीं है। मेरा ख्याल था कि हमें कार्बन डेटिंग के लिए हड्डियों या बड़े चारकोल के टुकड़ों की जरूरत होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इस मकसद के लिए बेहतरीन वो हकीकी छोटे बीज हैं जो पूरी जमीन में बिखरे हुए हैं। तो आप थोड़ी सी मिट्टी लेकर कार्बन डेटिंग के लिए मुख्तलिफ बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सिक्के भी मिले हैं? इस दौर के तो नहीं है। सिक्के बनाने का आगाज 5वीं सदी कबल अज़ मसीह के आसपास हुआ था। अगर यहाँ सिक्के मिले तो खराबी हो जाएगी। हाँ, ये तो सही चांदी के टुकड़े मिले हैं। जी मैं समझ रहा हूँ। जैसे अमूमन धाती टुकड़े होते हैं, तो ये चांदी के कटे हुए टुकड़े हैं, सिक्के नहीं। ये दिलचस्प है क्योंकि जब हम अब्राहम के 400 चांदी के टुकड़े तोलने या दाऊद के खलियान खरीदने के बारे में बाइबली बयानात पढ़ते हैं तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि लफ्ज मिस्काल इस्तेमाल हुआ है जो कि मौजूदा दौर में इसराइल की करेंसी है। लेकिन ये चांदी के टुकड़े या तोली हुई चांदी थी। ये उन सिक्कों की तरह नहीं है जो हम आजकल के दौर में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ आयरन एज का एक कमरा है और इसका मकसद आपको शहर में दाखिल होने का तासुर देना है। असल फर्श की तह जो हमें मिली थी वो यहाँ इस जाली के ऊपर थी। इस बहाली के मंसूबे का मकसद इसे थोड़ा और बेहतर बनाना है। लेकिन किसी भी सूरत में आप इस फर्श की सतह का तस्वर करें जहां हम खड़े हैं, और इस गेट हाउस में दाखिल होने का तस्वर करें जिस तरह से हम अंदर आए हैं। वो कमरा जो सबसे सही हालत में रहा वो ये है। गालिबन ये पहला कमरा होगा। वहाँ दूसरी तरफ एक और कमरा होगा, और अगर मैं सही अंदाजा लगाऊं तो इस गेट हाउस के 4 या 6 कमरे होंगे। आज के दौर में जब हम गेट के बारे में सोचते हैं तो जहन में यही आता है कि अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता है। कदीम जमाने में गेट हाउस दरअसल एक से ज्यादा कमरों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स होते थे जहां कारोबार किया जा सकता था, लोग सरकारी काम कर सकते थे और इन कमरों में मीटिंग्स मुनक्किद होती थी। बाइबल कई बार गेट हाउस यानी फाटक पर लेन देन होने की बात करती है। अमसाल 31 का हवाला जो एक शख्स के फाटक पर मशहूर होने की बात करता है। सही। फिर बॉयज फाटक पर रूथ के साथ अपनी शादी तय करता है। सही, मैं इसी बारे में सोच रही थी। अभी जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ उसमें थोड़ा खून खराबे का जिक्र है। देखें, दाऊद का सिपा सलार योआब दरअसल फाटक पर अपने दुश्मन को कत्ल करता है। आप सोचे कि अगर फाटक महज एक दाखिली रास्ता हो तो कत्ल करके बच निकलने के लिए बदतरीन जगह होगी। आप देखें कि इन प्राइवेट कमरों को देखकर माना जा सकता है कि वो किसी को गेट के अंदर लाया, वहाँ लाकर उसे चुपके से कत्ल किया और वहाँ से निकल गया। तो उस वक्त गेट हाउसेस यानी फाटक इसी तरह बनाए जाते थे कि उनमें कमरे हुआ करते थे। ये शानदार है। मैं अब इन हवालों को कभी भी इस तरह नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये तस्वीर है कि एक फाटक कैसा नजर आता था। मिसाल के तौर पर लूत का फाटक पर बैठना, या बोइस का फाटक पर रूथ के साथ शादी का मामला तय करना, और योआब का दरवाजे पर अबनीर को कत्ल करना। हैरान कुन है ना? आपने जो भी वजाहत की है इसने मुझे योआब के अबनीर को कत्ल करने के बयान के बारे में बहुत ज्यादा तफसील दी है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि अगर उसने उसे गेट पर कत्ल किया तो वो लोगों की नजरों से कैसे बचकर निकला। जी हाँ, गेट पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी इसे देखकर बात समझ में आ रही है। और देखिए, हम अभी इस मुशाहदाती प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये दीवार की किलाबंदी की हद है। आप इसे हमारे पीछे से यहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं। तो ये किलाबंदी की दीवार है? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी है। इसे छोड़ दें, ये बाद में बनाई गई बाज़ंतीनी दीवार है। ठीक है। जो काफी अरसा बाद बनी। और ये जो आप देख रहे हैं सुलेमान बादशाह के दौर की बनी हुई दीवार है जिसमें कीमती पत्थर लगे थे। पहला सला 3:3-1 में लिखा है, और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी ब्याली,
اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ ناقابل یقین وہی دیواریں جن کے بارے میں ہم پہلا سلاطین 3:1 میں پڑھتے ہیں یہاں دریافت ہوئی ہیں۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام دریافتیں ہیں جو بار بار ہمارے لیے بائبل کی سچائی کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور یہاں بالکل سامنے آپ جو پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے مستطیل پتھر، یہ تراشے ہوئے پتھر کم از کم 8ویں صدی قبل از مسیح کے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت وہ اتنے بڑے پتھروں سے تعمیرات کرتے تھے۔ جی ہاں، میں سوچتا تھا کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہ سب سے بڑے مستطیل پتھر ہیں جو آپ کو ہیرودیس اور ٹیمپل ماؤنٹ کے زمانے تک ملیں گے۔ تو اس کی دریافت بتاتی ہے کہ ہمارے نیچے ایک یادگار موجود ہے۔ تو آپ یہاں ان پتھروں کے حجم پر غور کریں اور پھر اصل مٹیریل کی اونچائی کو بھی دیکھیں۔ اس کے بالکل اوپر بازنطینی دور کا برج ہے جس میں مختلف قسم کے پتھر لگے ہیں۔ آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے یہ چھوٹے لگ رہے تھے، لیکن آپ کے کھڑے ہونے سے یہ اور زیادہ بڑے لگ رہے ہیں۔ یہ ایک کمال ہے۔ بھائی مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنی بڑی دیوار میں خود بنا کیونکہ اس میں جو پتھر لگے ہیں وہ بہت بہت بھاری ہیں۔ اب کرس نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ دیواریں 8ویں صدی قبل از مسیح کے کس حصے کی ہیں، لیکن سلاطین اور تواریخ کی کتابوں میں ہم جانتے ہیں کہ 8ویں صدی قبل از مسیح میں حکومت کرنے والے بادشاہ عزیا، یوتام، آخس اور حزقیاہ ہیں۔ ان میں سے 3 بادشاہوں کا ذکر یروشلم کے ارد گرد کی دیواروں کو ٹھیک کرنے یا بنانے کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے، لیکن صرف یوتام کا ذکر خاص طور پر اوفیل کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ کیا یہ واقعی وہ دیوار ہو سکتی ہے جو یوتام نے اس وقت 8ویں صدی قبل از مسیح میں دوبارہ بنائی تھی؟ یہ کیسی کمال کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک اور جگہ دکھاتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ جی بالکل۔ یہاں نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہی بیکری ہے۔ آپ یہ بڑے مرتبان یا ذخیرہ کرنے کے برتن دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، انہیں دوبارہ بنایا گیا ہے، جبکہ اصل اسرائیل میوزیم اور بائبل لینڈز میوزیم میں موجود ہیں۔ ان میں سے 12 یہاں دریافت ہوئے تھے۔ اگر ہم نیچے جائیں تو انہیں قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ اسی طرح ثابت ملے تھے؟ نہیں، ثابت تو نہیں، بلکہ جب ملے تو یہ ٹوٹی ہوئی حالت میں اسی جگہ پر ملے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں یہ دریافت ہوئے تھے، نقلی برتنوں کو انہی کی جگہ پر رکھا گیا۔ ان برتنوں میں سے ایک پر کتبہ لگا تھا جس پر لکھا تھا لسا آہو، اور پھر وہ ٹوٹ گیا۔ تو زیادہ امکان ہے کہ اس پر لکھا تھا لیسا آفیم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بیکری کے نان پز کی ملکیت۔ اور یہ قابل فہم ہے کیونکہ ان میں زیادہ تر کسی قسم کی غذائی مصنوعات ذخیرہ کی جاتی ہوں گی۔ اور جب ایلات میزار نے یہاں کام کا آغاز کیا، یہ 1986 کی بات ہے، تباہی کے باعث اس فرش پر بہت موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کھدائی کے ذریعے وہ اس تہ کو اتار کر یہاں تک پہنچے، تو اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ کیا کچھ دریافت ہوا ہے۔ اصل سلیمانی تعمیر یہاں ہے۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر منسی کے زمانے میں اس علاقے کی ایک نئی شکل ہے، اور پھر ہمارے پاس ایک مختصر تسلسل ہے تقریباً 50 سال یا اس سے زیادہ عرصے کا، اس تمام تباہی کے باقیات کے ساتھ جو اوپر تو ہے۔ یہ ایک پوری حکومت یا بادشاہت کی طرح ہے۔ جی ہاں، بالکل بنیادی طور پر یہ اس تہہ دار کیک میں سکڑا ہوا ہے۔ ہم بائبلی متن سے جانتے ہیں کہ ایک نان پز یا سردار نان پز ایک جائز عہدہ تھا۔ مثال کے طور پر پیدائش 40 میں ہم یوسف کے نان پز کے خواب کی تعبیر کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا یہاں اس جگہ پر دریافت ہونا بہت اچھا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم ان دیواروں اور تباہ شدہ تہوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کے واقعی حیرانی ہوتی ہے۔ آپ یہاں یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے گزر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھاری بھرکم دیوار کا ٹکڑا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ غالباً میں اس دیوار کے بارے میں پوری یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن غالباً اس کا تعلق آئرن ایج سے ہے۔ تو یہ آپ نے کہا کہ یہ آئرن ایج کی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تو دھیان سے دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور ساتھ چلتی ہیں۔ ہمارے پاس یہ دیوار ہے اور پھر ایک متوازی دیوار یہاں سے آگے بڑھتی ہے اور یہاں آ کر ایک کونا بناتی ہے جو بنیادی طور پر اس اندرونی شہر کے کمپاؤنڈ کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بنیادی طور پر کھدائی کا کام ختم ہو چکا ہے اور بحالی کا کام اب تک جاری ہے۔ تو اب ہم اسی سطح پر کھڑے ہیں جہاں پر کبھی سلیمان کھڑا ہوتا ہوگا اگر وہ یہاں تھا۔ جی بالکل، جس جگہ آپ کھڑے ہیں غالباً یہ ساری جگہ اسی لیول پر ہوگی، اور اس کے اندر آپ پانی کا بہت بڑا حوض دیکھتے ہیں۔ شاندار ہے یہ۔ تو یہ ہمیں دوسری ہیکل کے دور میں لے جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست ہے۔ نہمیہ 3 باب میں اس دیوار کی تعمیر اور اس کو بنانے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اوفیل میں یہ ہوا، اوفیل میں وہ ہوا، تو وہیں پر پانی کے پھاٹک کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ نہمیہ 3:26 میں لکھا ہے، نتنیم مشرق کی طرف اوفیل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا ہے۔
और नहमिया 8:1 में लिखा है, और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़रा फकी से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को जिसका खुदावंद ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये वही फाटक हो सकता है जिसके बारे में नहमिया बात कर रहा है? ये कितना जबरदस्त मकाम है। कम से कम मेरे जहन के मुताबिक ये उलझे हुए टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। जी बिल्कुल ठीक कहा। शुरू से ही बिब्लिकल आर्कियोलॉजी का ये मकसद था। जैसा कि जब 1800 की दहाई के आखिर में फलस्तीन एक्सप्लोरेशन फंड शुरू हुआ तो एक बिशप ने यहाँ खुदाई करने के इस मंसूबे के आगाज पर एक तकरीर की और उन्होंने कहा, हम इस तमाम बहस में नहीं पड़ेंगे। यहाँ नुक्ता सिर्फ इन तमाम लोगों को बाइबल की वजाहत देना है जो इन वाकयात से हजारों साल और हजारों मील दूर है, ताकि वो इसकी तस्वीर कशी कर सके और इसके जरिए वो देख सकें और जान सकें कि जब वो बाइबल मुकद्दस के वाकयात को पढ़ते हैं तो उनकी हकीकत क्या थी। मेरी आंखें तकरीबन नम हो रही हैं क्योंकि मैंने ये सब कुछ कभी इस तरह से नहीं देखा। और ये बाइबल मुकद्दस ये के यरूशलेम है। वाकयात का जो यहाँ हुए मरकज है। और जब आप जिक्र करते हैं कि ये 2000 साल कदीम है तो मैं सोचता हूँ कि यीशु यहाँ चला करता था। इस टूर का क्या ही हैरत अंगेज इख्तिताम है कि इन तमाम आसारी कदीमा के मकामात को दरियाफ्त करने का मकसद बाइबल मुकद्दस के वाकयात की हकीकत की तस्दीक है, ताकि हर कोई सच्चाई को जाने। वाओ, ये तो होश उड़ा देने वाला था। वाकई मैं अब कलाम को पहले की तरह नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल, और खास तौर पर क्योंकि पहले हमें बताया गया था यहाँ सिर्फ मिकवेज सही। हैं और आप यही सोचते हैं कि लोग हाँ। टेंपल माउंट पर जाते हुए गुस्ल करते होंगे, पर यहाँ तो बहुत ये कुछ है। कमाल मिकवेज से कहीं बढ़कर यहाँ तो बहुत कुछ है हाँ। और ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा था। और आपको बताता चलूं कि आज होजे हमारे साथ शामिल हैं बतौर कैमरामैन। मेरे लिए तो ये कमाल का एक्सपीरियंस था। बल्कि ये कैमरा क्रू है। 1 2 3 जीसस क्रू, Jesus crew। कैमरा क्रू। दोस्तों, हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर है। 2026 की खिजा में हम आपको इसराइल के टूर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। हम उन रस्तों पर चलेंगे जहां यीशु चला करता था। वो जगह देखेंगे जिन्हें आप हमारे चैनल पर देखते रहे हैं और साथ मिलकर खाना खाएंगे। हम आपको अपने आबाई शहर नासरत भी ले जाएंगे ताकि आप हमारे चर्च से मिलें, और अगर आप चाहें तो आप खुदाई में भी शामिल हो सकते हैं। अगर खुदाई में आपकी दिलचस्पी नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए और बहुत कुछ है। ये टूर उन सब के लिए है जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं और एडवेंचर पसंद करते हैं। तारीखें, तफसीलात और अखराजात जल्द बता दिए जाएंगे, तो snrisrael.com पर जाएं। आज किसी अदायगी की जरूरत नहीं है। हम बेताब हैं कि कब आपके साथ इसराइल की सैर करेंगे। तो खिजा 2026 में आपसे मुलाकात होगी। हमें उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड से उतना ही लुत्फ उठाया है जितना हमने पहली बार यहाँ आकर। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे और हमेशा की तरह बेहतरीन अभी आने को है। आमीन। गालिबन ये 2000 साल पहले की बात है। दोस्तों, हम खुदावन यीशु के जमाने के वाटर ड्रेनेज सिस्टम में दाखिल होने वाले हैं। तो क्या तुम तैयार हो? तैयार से भी ज्यादा तैयार। ये बहुत अच्छा है। ओह, जबरदस्त। ये आपको कमाल नहीं है। पता था कि आप इस सब के लिए साइन अप कर रहे हैं। यकीन नहीं आता। 2000 साल पुरानी चीजें जिन्हें छुआ तक नहीं। ऐसा ही। क्या तुमने उस मकड़ी को देखा? मसला ये है कि यहाँ पर सांप और बिच्छू भी निकल आते हैं। ओह, ये पत्थर यहाँ पर क्या कर रहा है?